लास्ट लेक्चर पर हम लोग हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे और जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो जो कल पढ़े थे उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। पढ़े सिर्फ इतना थे कि इन लोगों ने एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था, ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उसकी पहले प्रॉपर्टी समझ लिया। बैक्टीरियोफेज या जो वायरस होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं? क्योंकि उनको अपनी कॉपी बनवानी होती है। वायरस का मल्टीप्लिकेशन किसी लिविंग सेल के अंदर ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। तो वायरस या बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया क्या करता है? आने वाले जेनेटिक मटेरियल का वेलकम करता है कि वाह कोई अच्छी चीज़ आ गई है, उसको अपना मान लेता है। फिर उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होता है और ढेर सारे वायरस की कॉपी बनती है। ये सामान्य बात है। एक और बात, इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज ले लिया और उसको 2 अलग अलग मीडियम में मल्टीप्लाई करा दिया। एक मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिए लेकिन रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं लिए, और दूसरे मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर लिए तो फास्फोरस नहीं लिए। तो रिजल्ट ये हुआ कि एक ऐसा बैक्टीरियोफेज बन के तैयार हो गया जिसके डीएनए पर फास्फोरस 32 हो गया, और एक दूसरा बैक्टीरियोफेज तैयार हुआ जिसके प्रोटीन पर सल्फर 35 हो गया। तो इनके पास 2 टाइप के बैक्टीरियोफेज मिल गए। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज मिल गया जिसपे रेडियो एक्टिव सल्फर था, कहाँ? प्रोटीन पर। और दूसरा बैक्टीरियोफेज मिल गया जिसपे रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, कहाँ? डीएनए पर। ये इनके पास मिल गए। फिर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इस बैक्टीरियोफेज का अलग एक्सपेरिमेंट चलेगा और इस बैक्टीरियोफेज का अलग एक्सपेरिमेंट चलेगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में कितने स्टेप हैं? तो कहोगे 3 स्टेप हैं, इन्फेक्शन है, ब्लेंडिंग है और सेंट्रीफ्यूगेशन। अब से स्टेप याद रखिएगा, 3 स्टेप होते हैं और उनका सही क्रम क्या होता है? तो सही क्रम यही होता है। अब आखिर इन्फेक्शन में क्या होता है, ब्लेंडिंग में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ये समझना है। चलो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, फिर उससे जो रिजल्ट मिलेगा उससे क्या एनालिसिस की जाएगी ये समझना है। ठीक है, तो पहले जो लिखा उसको लिख लीजिए। हाँ, तो यहाँ लिखा है बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट, मतलब वहाँ सल्फर 35 होगा। और यहाँ लिखा है बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव डीएनए, मतलब फास्फोरस 32 होगा। अब इन्फेक्शन करेंगे, जरा देख लीजिए क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है और ये मान लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज है। तो सिर्फ इतना होता है कि जब वायरस बैक्टीरिया की सरफेस पर, ये है वायरस, ये है बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया की सरफेस पर अटैच हो जाए और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा दे, सिर्फ इसी घटना को इन्फेक्शन कहते हैं। तो वो प्रोसेस या वो टाइम जब वायरस से कहा जाए कि जाओ बैक्टीरिया के सरफेस पर अटैच हो जाओ और अपने जेनेटिक मटेरियल को उसके अंदर पहुंचा दो। जेनेटिक मटेरियल क्या है यही पता करना है कि वो बैक्टीरिया के अंदर क्या पहुंचाएगा। 2 ऑप्शन है, या तो प्रोटीन पहुंचाएगा और या तो डीएनए पहुंचाएगा, यही पता करना है। तो अभी पता चल जाएगा। बैक्टीरिया, इस वाले वायरस से भी कहा गया कि जाओ बैक्टीरिया के सरफेस पर अटैच हो जाओ, और इस वाले से भी कहा गया कि जाओ अटैच होगा। दोनों अलग अलग प्लेट में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो क्या हुआ, अलाउ कर दिया गया वायरस मतलब बैक्टीरियोफेज को कि इन्फेक्ट करो किसको, ई कोलाई बैक्टीरिया। और इस दौरान क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, कहाँ से? बैक्टीरियोफेज से। तो अलाउ वायरस टू इन्फेक्ट ई कोलाई बैक्टीरिया बाय ट्रांसफरिंग जेनेटिक मटेरियल टू द बैक्टीरिया। तो ये काम इधर भी हुआ, ये काम इधर भी हुआ। इन्फेक्शन होने का एक टाइम दे दिया गया कि एक निश्चित समय तक इन्फेक्शन अलाउ करेंगे। उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि ये एक सिस्टम है, इसी सिस्टम में बैक्टीरिया भी पड़े हैं और इसी में वायरस भी पड़े हैं। ठीक है, एक दूसरे से अटैच है। तो इस सिस्टम को हिला दीजिए, इसको एजिटेट करना है। एजिटेट करने के लिए जो मशीन होती है उसको ब्लेंडर कहते हैं।
तो मशीन का नाम ब्लेंडर है, तो प्रोसेस का नाम ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग वो मिश्रित करना, मिक्स करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है। तो ब्लेंडर की मदद से क्या करते हैं, इतना ज़्यादा हिलाते हैं कि ये यहाँ से अलग हो जाते हैं, मतलब वायरस कोट अलग और बैक्टीरिया अलग हो जाए, तो ये सेपरेट हो जाए या अलग हो जाए, इसके लिए सिस्टम को हिलाना होता है। इस प्रोसेस का नाम ब्लेंडिंग। क्या लिखा है, वायरस के कोट, यही तो वायरस का कोट है, रिमूव फ्रॉम सरफेस ऑफ बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग सिस्टम। और सिस्टम को एजिटेट किससे करेंगे, ब्लेंडर की मदद से। तो प्रोसेस का नाम क्या रख दोगे, प्रोसेस का नाम ब्लेंडिंग रख दोगे। वही इधर भी लिखा है, वायरस कोट को रिमूव कर दिया कहाँ से, सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन अभी दोनों मिक्स हैं। अभी जो कंटेनर है उस कंटेनर में मान लेते हैं कि ये वायरस हैं और मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है तो सब उसी में मिक्स अभी, भले ही अलग अलग हो गए हैं। तो बिल्कुल अगर अलग करना है तो क्या किया जाए, तो इस सिस्टम को तेजी से घुमा दिया जाए, इस टेस्ट ट्यूब को तेजी से घुमाया जाए। तो इतनी तेजी से जब घुमाओगे तो क्या होगा, जो भारी चीजें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्की चीजें होंगी ऊपर चले जाएंगे। घुमाने को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। जब तेजी से घुमाएंगे तो होगा क्या कि इस टेस्ट ट्यूब में नीचे नीचे, इस टेस्ट ट्यूब में नीचे नीचे बैठ जाएंगी सेल और ऊपर फ्लूइड हमको मिलेगा। तो जो ऊपर फ्लूइड मिलेगा उसका नाम सुपरनाइट्रेंट होगा और जो नीचे सेल मिलेंगे उसको ग्रुप ऑफ सेल कहेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान क्या करेंगे, तो कहोगे वायरस को पूरी तरीके से अलग कर देंगे, किससे, बैक्टीरिया से। किस प्रोसेस के द्वारा, स्पिन, और स्पिन करने को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। वही हाल इधर भी लिखा है, वायरस को सेपरेट कर दो कहाँ से, बैक्टीरिया से। किस प्रोसेस से, स्पिनिंग। कहाँ, सेंट्रीफ्यूज मशीन में। सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो घटना होगी उसका नाम क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। तो फिर यहाँ भी वही हाल होगा, दो चीजें मिलेंगी, ऊपर क्या मिलेगा, सुपरनाइट्रेंट मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ सेल। जो सुपरनाइट्रेंट ऊपर मिलेगा उसमें क्या पाए जाएंगे, वायरस के कोट पाए जाएंगे, और जो नीचे ग्रुप ऑफ सेल होगा उसमें क्या पाए जाएंगे, सेल ऑफ बैक्टीरिया। तो इधर भी है, सुपरनाइट्रेंट में क्या मिलेगा, वायरस का कोट, और नीचे क्या मिलेगा, सेल ऑफ बैक्टीरिया। तो कहने मतलब यहाँ तक कुछ विशेष कलाकारी नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट है सिंपल। क्या किया, सबसे पहले वायरस जिसका नाम बैक्टीरियोफेज है उससे कहा कि आप बैक्टीरिया के सरफेस पर अटैच हो जाइए और आपको जो भी इन्फेक्शन की प्रोसेस करनी है उसको कर लीजिए। अलाउ किया गया, घटने का नाम क्या पड़ गया, इन्फेक्शन हो गया। मान लीजिए इन्फेक्शन के लिए 1 घंटे 2 घंटे का टाइम दे दिया गया। 2 घंटे बाद सिस्टम को हिला दिया गया। सिस्टम को हिलाने का पर्पज ये था कि जो वायरस जैसे ये अटैच हो गया है बैक्टीरिया के सरफेस से, ये क्या हो जाए, अलग हो जाए। केवल अलग हो गया है, लेकिन अभी दोनों बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं, सरफेस से केवल अलग हुए हैं। सरफेस से अलग करने के लिए क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। फिर सिस्टम को बहुत तेजी से घुमाएंगे। अगर बहुत तेजी से घुमाएंगे तो भारी नीचे हो जाएगा, हल्का ऊपर हो जाएगा। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ऊपर की तरफ मिलेगा सुपरनाइट्रेंट और नीचे की तरफ मिलेगा ग्रुप ऑफ सेल। सुपरनाइट्रेंट में सारे क्या चले जाएंगे, वायरस, और ग्रुप ऑफ सेल में सारे क्या चले जाएंगे, बैक्टीरिया। वही हाल उधर भी हो जाएगा। यहाँ तक कुछ विशेष बात रही है। अब इसके बाद हर्शे एंड चेज के दिमाग की उपज है, उन्होंने चीजों को कैसे एनालिसिस किया है वो आप समझिए। बस देखो क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया है, इसके पास है क्या, इसके पास क्या है, इसका डीएनए, इसका जो डीएनए है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, जबकि इसका जो प्रोटीन है वो क्या है, रेडियो एक्टिव। ध्यान से सुनिएगा, हम ये मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो प्रोटीन है वही वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर होती है, हम ये मान लेते हैं। तो अगर ये प्रोटीन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती होगी, इसका ये भी तो मतलब है कि इन्फेक्शन के बाद वायरस की प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर मिलनी चाहिए। इसका ये भी तो मतलब है कि इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिलनी चाहिए, जो कि प्रोटीन पर रेडियो एक्टिविटी है। तो जब इन्होंने यहाँ एनालिसिस की तो दिखाई पड़ा कि जो सेल्स ऑफ बैक्टीरिया है उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है। सेल ऑफ बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, इसका मतलब समझ लो क्या है, इसका मतलब है कि बैक्टीरियोफेज से प्रोटीन यहाँ नहीं आई है। अगर आई होती तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी ना होती। यहाँ से यहाँ प्रोटीन नहीं आई है, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है।
तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से जब सेल्स ऑफ बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, इससे ये सिद्ध हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो फिर रेडियोएक्टिविटी मिली कहाँ, वो अलग बात है। रेडियोएक्टिविटी कहाँ मिली, तो जहाँ बैक्टीरिया की वायरस के कोट थे वहीं मिलेगी, और वायरस के कोट हैं कहाँ, सुपरनेटेड में, तो वहीं क्या मिल गई, रेडियो एक्टिविटी मिल गई। कौन सी, सल्फर 35। तो इधर वाले एक्सपेरिमेंट से ध्यान सुनिएगा, इधर वाले एक्सपेरिमेंट में जिसमें किसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी थी, प्रोटीन, तो जब प्रोटीन की रेडियो एक्टिविटी वाले वायरस से इन्फेक्शन करवाए और रिजल्ट पर नजर डाले, तो जो चीज दिखाई पड़ी, कहा रेडियो एक्टिविटी मिली सुपरनेटेंट में, कहा नहीं मिली सेल में। इसका मतलब बैक्टीरिया रेडियो एक्टिविटी नहीं हुई, इसका मतलब बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं आई, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं। बस इतनी सी बात। अब इधर वाले एक्सपेरिमेंट में आ जाओ। इधर वाला एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि वही तीनों घटनाएं करेंगे और फिर सुपरनेटेंट और ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा। फिर वही कहानी देखो, क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिव कहाँ है, डीएनए के फॉर्म में। हम ये मान लेते हैं कि डीएनए ही वायरस से बैक्टीरिया में आता है, मान लेते हैं। तो अगर डीएनए वायरस से बैक्टीरिया में आया होगा तो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा होगा, तो अगर डीएनए अंदर पहुंचा होगा तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस भी पहुंचा होगा। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी पहुंच जानी चाहिए, इसका मतलब बैक्टीरिया मिल जानी चाहिए। तो यहाँ मिल गई, जो सेल्स ऑफ बैक्टीरिया थे उसमें क्या मिली, रेडियो एक्टिविटी मिली। कौन सी, फास्फोरस 32। इससे सिद्ध हो गया कि वायरस से बैक्टीरिया में क्या आया, डीएनए आया। ये तो सिद्ध हो गया ना, वायरस से बैक्टीरिया में डीएनए आया, इसका मतलब डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो इधर वाले एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध हो रहा है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और इधर वाले से प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इधर वाले से ये सिद्ध हो रहा है कि प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में नहीं आती है, और इधर वाले से डीएनए वायरस से बैक्टीरिया में आता है। इधर रेडियोएक्टिविटी कहाँ मिली, सेल में मिली, कहाँ नहीं मिली, वायरस कोट, क्योंकि वायरस कोट पर थी ही नहीं, सुपरनेटेंट में नहीं मिली। तो सुपरनेटेंट में रेडियोएक्टिविटी नहीं मिली, सेल में मिली। इससे सिद्ध क्या हुआ, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया। तो देखिए जनरल बात सिर्फ इतनी है, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जिस नजरिए से हर्शे एंड चेज चीजों को देख रहे हैं, बस उसी नजरिए से आपको देखना है। क्या उनका कहना है कि प्रोटीन के कोट पर रेडियो एक्टिविटी थी, अगर प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में जाती तो हमको सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिलती, लेकिन मिली नहीं। इसका मतलब प्रोटीन गई नहीं, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं। डीएनए के ऊपर रेडियो एक्टिविटी है, डीएनए अगर जाएगा तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी पहुंचेगी, और पहुंच गई इसका मतलब डीएनए गया, इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है यहाँ तक। तो जरा इसके नीचे लिख दीजिए, इसके नीचे और इसके नीचे, इसके नीचे लिख दीजिए प्रोटीन नॉट, यहां लिखिएगा, यहां नो रेडियो एक्टिविटी के नीचे लिखिएगा प्रोटीन नॉट पास, जहां उंगली रख के बेटा यही लिखिएगा, प्रोटीन नॉट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, प्रोटीन नॉट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। ये नो रेडियो एक्टिविटी क्या सिद्ध करता है कि प्रोटीन पास नहीं हुई। अच्छा यहां जाओ, यहां लिखो, यहां जो विद रेडियो एक्टिविटी लिखा है इसके नीचे लिखिए डीएनए पास फ्रॉम कहां से कहां, डीएनए पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। बताओ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, इधर देखो, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन दो प्रकार के वायरस से कराया गया। एक वायरस जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन थी, एक वायरस जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था। किस केस में बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गया, उस केस में बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गया और इस केस में नहीं हुआ। तो उस केस में हो गया वो क्या सिद्ध करता है कि डीएनए पास हुआ है, और इस केस में नहीं हुआ, क्या पास, कि प्रोटीन पास नहीं।
तो वो सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है। तो लिखो वायरस विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। बताओ बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव होगा कि नहीं? बैक्टीरिया नॉट बिकम क्या? रेडियो एक्टिव। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है प्रोटीन नॉट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो फिर इससे क्या सिद्ध होता है? प्रोटीन नॉट जेनेटिक मटीरियल। अच्छा, वायरस विद रेडियो एक्टिव डीएनए। अब जब ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को तो क्या होता है बेटा? तो बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव हो जाता है ना। बैक्टीरिया बिकम रेडियो एक्टिव। इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि डीएनए पास हुआ है फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए इज अच्छा, ये मानो कि अगर बैक्टीरियोफेज में डीएनए की जगह आरएनए होता तो अगर बैक्टीरियोफेज में डीएनए की जगह आरएनए होता तो आरएनए ट्रांसफर हो जाता, तब तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो जाता, नहीं हो जाता? आप सोचो, तो इसका मतलब ये सिद्ध फिर नहीं है कि वास्तव में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। वो तो भाई जो था वो ट्रांसफर हुआ। भाई वहां दो ऑप्शन थे, प्रोटीन था, डीएनए था। तो भाई प्रोटीन नहीं आया, डीएनए आया, डीएनए को मान लेते हैं। हम कह रहे हैं डीएनए की जगह आरएनए होता तो आरएनए ट्रांसफर हो जाता, तो आज हम लोग पढ़ रहे होते आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब ध्यान से सुनो, फिर ये समस्या सॉल्व नहीं हुई। ये मान लिया गया कि इस एक्सपेरिमेंट से कि बैक्टीरिया में आता क्या है, इस आधार पर मान लिया गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे और क्वेश्चन उठा दिए कि भाई मान लेते वायरस वो आरएनए कंटेनिंग वायरस होता तब क्या होता? तब तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो जाता। तो कहा गया ऐसा करते हैं, फिर कंफर्म कर लेते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके फिर बहुत सारे और कॉन्सेप्ट दिए गए। तो किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल मानने के लिए 4 शर्तें लगा दी गई। ये नहीं है कि हाँ इनके एक्सपेरिमेंट में जो इधर चला आएगा वो डीएनए हो जाएगा या वो जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। वो अलग बात है कि हाँ इससे प्रूफ हो गया। कहा गया 4 शर्तें हैं, अगर वो 4 शर्तें कोई पूरा करेगा, भले ही वो हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट में हो और चाहे ना हो, उसको हम डीएनए मानेंगे या जेनेटिक मटेरियल मानेंगे, है ना। तो वो 4 शर्तें, तो डीएनए वर्सेज आरएनए में उन 4 शर्तों की बात की गई है कि जेनेटिक मटेरियल होता वास्तव क्या है। क्वेश्चन पूछा जाए जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो तुम आंसर ये दे दो कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट में वायरस से बैक्टीरिया में चला है
वो जेनेटिक मटेरियल? सोचने वाली बात है? ये तो हो नहीं सकता है। तो कौन होगा जेनेटिक मटेरियल? तो जेनेटिक मटेरियल वो बायोमॉलिक्यूल होगा जो 4 शर्तों का क्या करेगा? पालन करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो इनके एक्सपेरिमेंट से सिद्ध जरूर हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन असली में सिद्ध नहीं हुआ है। फिर असली में बाद के वैज्ञानिकों ने कहा कि इनका एक्सपेरिमेंट छोड़ो, असली बात करते हैं। वो जो 4 प्रॉपर्टी जिसमें होंगी उसको हम जेनेटिक मटेरियल मानेंगे, और जिसमें नहीं होगी उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब चलो एनसीईआरटी खोल कितना पढ़ लेते हैं। चलो देख लो भैया। ये लाइन तो रट लो, यूनिक इवोकल प्रूफ दैट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये कहां से आया? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज 1952। इन्होंने काम किया किसके साथ? वायरस के साथ, जो इन्फेक्ट करता था बैक्टीरिया, तो उसका नाम बैक्टीरियोफेज। ये प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी। कोई भी बैक्टीरियोफेज करता क्या है? अटैच हो जाता है बैक्टीरिया के सरफेस से, और उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको इंटर करा देता है किसमें? बैक्टीरियल सेल। अच्छा, बैक्टीरिया की सेल क्या करती है? वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना मान लेती है, और अगर अपना मान लेगी उसको तोड़ेगी नहीं, तो फिर मैन्युफैक्चर करेंगे क्या? मोर वायरस पार्टिकल। हर्शे एंड चेज ने डिस्कवर किया कि वेदर क्या है, प्रोटीन है कि डीएनए है जो ट्रांसफर होता है वायरस से किसमें? बैक्टीरिया। ये इतना पता किया। ये थोड़े पता किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो तो ये पता कर लिए है कि वहां से यहाँ आया क्या है, बस। हाँ, वो तो बेचारा तभी तो गुस्सा है, अभी अगले कंपटीशन में आया है, अभी देखना। इन्होंने ग्रो करा दिया क्या? वायरस को। किस मीडियम में? जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, और एक दूसरा मीडियम लिए जिसमें क्या था? रेडियो एक्टिव सल्फर था। ये लाइन टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। वो वायरस जो किसमें ग्रो कर गए? रेडियो एक्टिव फास्फोरस। उसमें क्या हो गया? रेडियो डीएनए। लेकिन क्या नहीं हुआ? रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्यों? तो जहां क्यों लिखा है वहां तो एक्सेप्शन रीजन बनेगा ही। क्यों? तो कहोगे डीएनए में फास्फोरस होता है लेकिन प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता है। अच्छा, इसी तरीके से वायरस ग्रो करता है कहाँ? रेडियोएक्टिव सल्फर में। उसमें क्या मिलेगा? रेडियोएक्टिव प्रोटीन तो मिलेगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? फिर वही बात बिकाज, तो फिर एक्सेप्शन रीजन। क्यों? डीएनए में क्या नहीं है? सल्फर नहीं। अभी एक्सपेरिमेंट शुरू ही नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट तो यहाँ है। ये 3 लाइन में एक्सपेरिमेंट लिखा है, और ये 4 लाइन में रिजल्ट लिखा हुआ है। इन्होंने रेडियो एक्टिव फेज मतलब वायरस को अलाउ कर दिया कि क्या कर जाओ? अटैच कर जाओ किससे? ई कोलाई। और इन्फेक्शन कर दो। इन्फेक्शन का मतलब जो कुछ भेजना है भेज दो। उसके बाद वायरस के कोट को रिमूव करो। कहां से? बैक्टीरिया के सरफेस से। कैसे? एजिटेट कर दो सिस्टम। किसकी मदद से? ब्लेंडर। ब्लेंडर की मदद से करोगे तो ब्लेंडिंग कह देंगे। फिर वायरस के पार्टिकल को सेपरेट, याद रखिएगा एग्जाम में एक शब्द है सेपरेट और एक शब्द है रिमूव। कंफ्यूजन हो जाएगा कि ब्लेंडिंग में क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है। तो ब्लेंडिंग में क्या होता है? रिमूव होता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन में सेपरेट होता है। ठीक है, सेपरेट कर दो बैक्टीरिया से। कैसे? स्पिन करो। किस प्रोसेस? मशीन में, सेंट्रीफ्यूज मशीन में। प्रोसेस का नाम। अब रिजल्ट देखो, ऐसा बैक्टीरिया जिसका इन्फेक्शन उस वायरस से कराया गया जिसमें क्या था? रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो बैक्टीरिया क्या हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो पास हुआ है वायरस से। खत्म यहां तक। फिर बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अब जिसमें प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। ये क्या सिद्ध करता है? कि प्रोटीन डिड नॉट इंटर इन बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। तो फाइनल बात क्या है? डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल जो पास हुआ है वायरस से बैक्टीरिया। क्लियर? तो हर्शे एंड चेज ने असली में जानते हो क्या सिद्ध किया है? असली में सिर्फ ये सिद्ध किया है
कि वायरस से बैक्टीरिया में जाता क्या है, बस। अब संयोग से वो डीएनए था तो डीएनए चला गया, अभी आरएनए होता तो वो आरएनए चला जाता। डायग्राम में देख लो, यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहाँ नहीं मिली, सेल में। इससे क्या सिद्ध हुआ, प्रोटीन नहीं आई। और यहाँ रेडियोएक्टिव मिल गई सेल में, इससे क्या सिद्ध हुआ, डीएनए आया। तो ये हेडिंग डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ब्रैकेट में डीएनए वर्सेस आरएनए। ये जो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल हेडिंग है, जिसमें ये दूसरी हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर हेडिंग है ना, तो इस कंप्लीट हेडिंग से एग्जाम में कोई ना कोई एक सवाल आएगा जरूर। दो तीन बातें पहले सुन लेते हैं जनरल। ये तो मान लिया गया हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जब आरएनए को इसकी सूचना मिली तो उसने कहा ऐसा नहीं है, हम भी जेनेटिक मटेरियल है। ऑब्जेक्शन उसने कर दिया, ठीक है। तो बगल में प्रोटीन करे हम भी जेनेटिक मटेरियल है, तो कहा तुम तो बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल नहीं हो, अभी हर्शे एंड चेज समझाएं, तुमको समझ में आ नहीं रहा है। कहा नहीं समझ में आ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, तीन प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन, जिसमें कंपटीशन है कि हम जेनेटिक मटेरियल हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा देखो चार शर्तें हैं, जो इन चार शर्तों को पूरा कर लेगा उसको हम जेनेटिक मटेरियल मान लेंगे। अब तुम लोग तय कर लो अपने हिसाब से। तो चार शर्तें देखो कौन सी हैं। तो चार शर्तें यहाँ लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली शर्त लिखी है कि उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो जनरेट कर सके अपना रेप्लिका, मतलब अपनी कॉपी बना सके, ठीक है। दूसरी शर्त रखी गई कि उसके अंदर स्टेबिलिटी हो, केमिकल वाइज भी, स्ट्रक्चर वाइज भी। तीसरी शर्त रखी गई कि उसमें इसका स्कोप इतनी भी ज़्यादा स्टेबिलिटी ना हो कि बिल्कुल लोहा हो जाए कि चेंज होंगे ही नहीं, थोड़ा बहुत क्या हो सके, चेंज भी हो सके, क्योंकि इवोल्यूशन भी तो होना है। और चौथी प्रॉपर्टी है कि एक्सप्रेस कर सके किस फॉर्म में, मेंडेलियन फैक्टर के फॉर्म में। चार शर्तें जो पूरा करेगा उसको जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा, वो हर से चीज में चाहे आया हो और चाहे ना आया, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी लिख लेंगे, ठीक है। पहले जरा ऊपर का पढ़ लेते हैं, फिर यहां से लिखना शुरू करेंगे। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट, डिबेट जो थी प्रोटीन और डीएनए के बीच कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गया किसके एक्सपेरिमेंट से, हर्शे एंड चेज। और ये एस्टेब्लिश फैक्ट हो गया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन हाउएवर इट इज सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट इन सम वायरस आरएनए भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल। आरएनए कह रहा हम खुद जेनेटिक मटेरियल है, और स्पेशली कहाँ, ये टिक कर लो, टोबैको मोज़ेक वायरस और कौन सा, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज, क्यों डीएनए ही प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है जबकि आरएनए भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जबकि आरएनए की विशेषता सुनो, वो जेनेटिक मटेरियल तो है ही, वो कई और अच्छे अच्छे काम करता है। जैसे आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन, ये मैसेंजर भी है, ये एडाप्टर भी है, फाउंड टू बी। क्या डिफरेंस है इसके बीच, डीएनए और आरएनए के बीच, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जिसको हम जेनेटिक मटेरियल मानेंगे उसकी चार शर्तें हैं। तो पहले इतना लिख लेते, फिर यहां से पढ़ना शुरू करते। तो जैसे लिखेंगे वैसे लिख लीजिए। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज जेनेटिक मटेरियल। फोर कंडीशंस हैं, फोर कंडीशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और वो चारों कंडीशन याद होनी चाहिए। पहली है एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिका, मतलब क्या कर सके,
रेप्लिकेशन। दूसरी शर्त है स्टेबल होना चाहिए। केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तीसरा शर्त है स्कोप फॉर स्लो चेंजेज या म्यूटेशन। और चौथी शर्त है एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन। यदि ये चार शर्तें कोई पूरी करेगा तो उसको हम लोग मान लेंगे जेनेटिक मटेरियल, और नहीं पूरी करेगा तो नहीं मानेंगे। अभी तो बाद में पता चलेगा। तो पहली हेडिंग डालो एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन। सुन लीजिए, तीन लोग हैं, प्रोटीन है, आरएनए है और डीएनए। सबसे कहा गया पहली शर्त यह है कि सब लोग अपनी कॉपी बना के दिखाओ। तो जब कॉपी बना के दिखाने की बात आई तो प्रोटीन इसी में हार गए। प्रोटीन कॉपी बना ही नहीं पाए, पहले ही स्टेप में बाहर हो गए। डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली, आरएनए ने अपनी कॉपी बना ली, प्रोटीन कॉपी नहीं बना पाए। तो सवाल यहाँ ये है कि प्रोटीन कॉपी नहीं बना पाए, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। पहले ही शर्त खत्म हो गई। वो तो हर चीज बताए थे इनको कि मान जाओ, लेकिन मान नहीं रहे थे। डीएनए ने बना लिया कॉपी, आरएनए ने कॉपी बना लिया। तो सवाल ये है कि प्रोटीन अपनी कॉपी क्यों नहीं बना पाए और डीएनए आरएनए क्यों बना लेंगे, ये तो पता होना चाहिए ना। तो ध्यान सुनिएगा, डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं बेसेज और उनके बीच होती है कॉम्प्लीमेंटरिटी का लॉ कि अगर एडेनिन है तो ग्वानिन आ जाएगा, सॉरी एडेनिन है तो थायमिन सामने आ जाएगा, और साइटोसिन है तो ग्वानिन आ जाएगा। तो यहाँ एक बेस के रेस्पेक्ट में दूसरा बेस कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट है, जबकि प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं और अमीनो एसिड के बीच कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती नहीं है कि अगर टायरोसिन लगा है तो उसका फिनाइलिन लगा देना, या ग्लाइसिन लगा देना, या ग्लूटामिक एसिड लगा देना, या वेलिन लगा देना। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के बीच कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है, इसी नाते वहां कॉपी नहीं बनी। जबकि डीएनए और आरएनए में बेसिस की क्या है, कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल है, और इसी नाते यहाँ क्या हो गया, कॉपी बन गई। लिख लो, प्रोटीन नॉट एबल टू मेक कॉपी या रेप्लिकेशन। क्यों? नो कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन अमीनो एसिड के बीच कॉम्प्लीमेंटरिटी थी नहीं, इसी नाते वो कॉपी नहीं बना पाए। लेकिन डीएनए और आरएनए क्या किए, एबल टू मेक कॉपी या रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि यहां क्या है, यहां है रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन बेसेज प्रेजेंट इन डीएनए और
क्लियर? ये तो पहली शर्त है। कौन सी वाली शर्त? एबिलिटी टू रेप्लिकेशन। तो इस एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन का जब रिजल्ट आया दौड़ का, तो पता चला कि प्रोटीन नॉट जेनेटिक मटेरियल, लेकिन डीएनए और आरएनए ये क्या है? एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। पहली बार आरएनए खुश हुआ कि हमारा भी नाम आया, क्योंकि प्रोटीन को हरा के दोनों लोग बहुत खुश हैं, आपस में हाथ भी मिला रहे हैं, है ना? फिर देखो क्या होगा। अब इन दोनों में भी तो देखना होगा कि कौन वास्तव में है। दूसरी प्रॉपर्टी में चलेंगे। कौन सी? बढ़िया। तो दूसरी प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। सुन लीजिए, डीएनए की जो स्टेबिलिटी का मसला है, या जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी का मसला ये है कि इतना स्टेबल होना चाहिए कि एज के साथ या फिजियोलॉजी के साथ, एज के साथ या फिजियोलॉजी के साथ कभी डीएनए को चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एज के साथ डीएनए चेंज होने लगा तो अलग अलग एज में कैरेक्टर अलग होंगे। पहले गुलाबी रंग का फूल होगा, फिर व्हाइट कलर का फूल आने लगेगा। यहाँ पहले जवान थे तो बढ़िया रंगीन थे, अभी बुढ़ा गए तो व्हाइट कलर का फूल आने लगा। ऐसा नहीं होगा। ये अलग अलग एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीन वैसे रहते हैं, ना ही फिजियोलॉजी से कोई चेंज होने वाला। डीएनए में स्टेबिलिटी होती है, ये कैसे पता चला? तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता चला। क्या? कि जब गर्म करके बैक्टीरिया को मार दिया गया तब भी डीएनए की प्रॉपर्टी नहीं मरी। क्यों नहीं मरी ये बाद में पता चला। ग्रिफिथ को नहीं पता था कैसे क्या हो गया, गर्म करने के बावजूद जेनेटिक मटेरियल खराब नहीं हुआ। तो बाद के वैज्ञानिकों ने बताया कि जब गर्म करते हैं दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर फिर सही होता है दोनों स्टैंड जुड़ जाते हैं। तो ये तो बात की बात है। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए और आरएनए दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि हम स्टेबल करें, हम स्टेबल हैं। तो स्टेबिलिटी अगर तय करेंगे तो उसके 4-5 पैरामीटर हैं। सबसे पहला कि भाई सिंगल स्टैंड हो कि डबल स्टैंड है। तो डीएनए ने कहा हम डबल हैं, आरएनए ने कहा हम सिंगल। तो यही स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। भाई दो होंगे कमजोर होंगे, अकेला वाला कमजोर होगा, दो वाले थोड़ा मजबूत होंगे। दूसरा सवाल, जब डबल स्टैंड होंगे तो हाइड्रोजन बांड भी तो होगा, हाइड्रोजन बांड होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बेस पेयरिंग होगी, उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और सुनो, थायमीन भी तो होगा डीएनए में, थायमीन होगा, यूरेसिल नहीं होगा, उससे कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारी बातें। और एक सेकंड नंबर कार्बन पर OH डीएनए में नहीं है। तो डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे? आरएनए से। उसके 5 कारण हैं। डीएनए के पास 5 विशेष बातें हैं। एक तो डबल स्टैंडर्ड है, बेस पेयरिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, थायमीन है, और सेकंड नंबर कार्बन पर OH नहीं है। अब आरएनए की स्टेबिलिटी कम है। आरएनए की स्टेबिलिटी कम में क्या है? तो कहोगे 5 कारण, वही सिंगल स्टैंडर्ड है, बेस पेयरिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सेकंड नंबर कार्बन पर रिएक्टिव OH है, और थायमीन की जगह यूरेसिल है, वो रिएक्टिव होता है। तो इस लड़ाई में, सेकंड वाली जो लड़ाई थी, उसमें कौन जीत गया? डीएनए जीत गया और आरएनए हार गया। स्टेबिलिटी के मामले में कौन आगे है? डीएनए आगे। तो लिखो, डीएनए more stable than RNA। अगर हम डीएनए की बात करें तो कहोगे स्टेबल ज्यादा है तो रिएक्टिव क्या होगा? कम है। मोर स्टेबल बट लेस
रिएक्टिव देन क्या, आरएनए। क्यों, ऐसा क्यों, तो उसके कारण है, तो कारण लिख लीजिए। पहला कारण है डबल स्ट्रैंडेड, दूसरा कारण है बेस पेयरिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा कारण है थाइमीन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, और चौथा कारण है OH एब्सेंट एट कहाँ, सेकेंड का। इसका उल्टा लिख लेते हैं, आरएनए। आरएनए क्या है, लेस स्टेबल बट मोर रिएक्टिव किससे, देन डीएनए। क्यों, ऐसा क्यों, तो वही 5 कारण। पहला सिंगल स्ट्रैंडेड, दूसरा ना नहीं है, और नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा यूरेसिल है, और चौथा OH रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट एट कहाँ, सेकेंड का। जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, मतलब नॉट चेंज विद एज या फिजियोलॉजी। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो हीट थी वो नहीं डैमेज कर रही है, नॉट डैमेज प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, मतलब स्टेबिलिटी थी। क्यों, तो हीट बताया है कि बोथ स्ट्रैंड सेपरेट बट यूनाइट हो जाएंगे ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो तीसरी शर्त कौन सी थी, एबिलिटी ऑफ म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन में सिर्फ इतनी बात है कि डीएनए देखो स्टेबल ज्यादा है, रिएक्टिव कम है, इसी नाते डीएनए का जो म्यूटेशन होगा वो बहुत स्लो रेट से होगा। आरएनए स्टेबल कम है
रिएक्टिव ज़्यादा है तो म्यूटेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। देख लीजिए, डीएनए क्या है, मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव, इसी नाते जो म्यूटेशन होगा वो स्लो रेट में होगा। अच्छा, आरएनए, आरएनए की खास बात है लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव। तो बताओ म्यूटेशन का हाल क्या होगा, म्यूटेशन एट फास्ट रेट। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल सुन लो, एग्जाम्पल का है ऐसे कितने भी वायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना भी आरएनए वाला था। तो आरएनए वाले जो वायरस होते हैं उनकी लाइफ स्पान छोटी होती है, लेकिन वो बहुत तेजी से म्यूटेट करते हैं और बहुत जल्दी चेंज होकर नया बना लेंगे। तो म्यूटेशन करना और नया करके इवोल्यूशन करना, ये किसमें क्वालिटी ज़्यादा होगी, आरएनए वाले। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई वायरस है, उसका इलाज आपने ढूंढा, तब तक वो वायरस ही बदल गया अपने आप में। वायरस बदल जाएगा तो प्रॉपर्टी बदल जाएंगे। तो आरएनए वाले वायरस ज़्यादा खतरनाक, जैसे कोरोना वायरस था। ठीक है, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में, वायरस कंटेनिंग आरएनए जीनोम, इनकी दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो शार्ट लाइफ स्पान होता है और दूसरी खास बात है म्यूटेट एंड इवाल्व फास्टर। तो चौथी शर्त है एक्सप्रेशन एज मेंडल कैरेक्टर। मेंडल के कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस होने का मतलब समझ लो क्या है। मेंडल के जो कैरेक्टर है वो फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप तो तभी दिखाई पड़ेगा जब अंदर जीन एक्सप्रेस करेगा। जीन कौन है, वो जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल दो ही हो सकते हैं, तो डीएनए है तो आरएनए। तो देखो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो चौथी शर्त है एक्सप्रेशन एज मेंडेलियन कैरेक्टर। तो देखो होता क्या है कि जो आरएनए है वो डायरेक्ट एक्सप्रेस करेगा, आरएनए सीधे एक्सप्रेस करेगा और प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन से फिर क्या होगा, प्रोटीन से कोई ना कोई फंक्शन होगा, एंजाइम होगा, कुछ भी होगा, उससे फाइनली आपको फिनोटाइप दिखाई पड़ेगा। तो आरएनए डायरेक्ट एक्सप्रेस करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और उस जो प्रोटीन बनेगी उसी का रिजल्ट होगा कि कोई ना कोई फिनोटाइप आपको दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो यहां फंस गया डीएनए। डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है, नॉट डायरेक्ट एक्सप्रेस। ये डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करेगा तो क्या करेगा, बट डिपेंड ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे, तो आपको पता ही है कि भाई पहले डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी, और तब उसका फिनोटाइप दिखाई पड़ेगा। तो यहां डीएनए फंस गया।
इस कैरेक्टर में एक्सप्रेशन किसका बेहतर है? आरएनए का बेहतर है, वो सीधे कर लेगा, जबकि डीएनए आरएनए पर डिपेंडेंट होगा। ठीक, एक स्पेशल बात याद रखना है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म है वो इवाल्व हुई है अराउंड क्या? आरएनए। तो फिर फाइनली समझ में क्या आया है? तो फाइनली ये समझ में आया है कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए कुछ में जेनेटिक मटेरियल है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, कोरोना वायरस है, इन सब में है और बहुत सारे हैं। आरएनए की खास बात यह है कि वो कई और काम कर सकता है, वो एडाप्टर भी है, वो मैसेंजर भी है, वो कैटालिटिक भी है, वो स्ट्रक्चरल भी है, वो सब काम कर सकता है। फिर भी प्री डोमिनेंट अगर जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा तो डीएनए को माना गया। क्यों? वो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में है। डीएनए और आरएनए में दोनों को खोज किया गया है, कहा गया डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रीफर्ड जेनेटिक मटेरियल है। कब? जब हमको जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो, क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, तो स्टोरेज अगर करना है तो डीएनए बेहतर है। लेकिन अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है आगे तो आरएनए बेहतर है। तो कभी डीएनए बेहतर है तो कभी आरएनए। लिख लें। म्यूटेशन मतलब चेंज, अगर चेंज अच्छा है तब तो फास्ट ही अच्छा है। इन जनरल म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, चेंज नुकसानदायक होते हैं, तो बहुत जल्दी चेंज बहुत अच्छी चीज नहीं है। लिख लिया? अब लिख लो फाइनल कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकला कि डीएनए एंड आरएनए both are जेनेटिक मटेरियल। पहला सवाल। दूसरा, डीएनए क्या है? तो कहोगे प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। बेटा बातचीत न करो। इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। डीएनए क्या है? तो ये बेटर जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रीफर्ड है, प्रीफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, आरएनए? आरएनए भी काम करता है एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन किसमें? सम वायरस, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज और कोरोना भी लिख लो। कोरोना वायरस। ठीक। आरएनए की खास बात है कि ये डायनेमिक फंक्शन करता है, क्या क्या कर सकता है? तो ये मैसेंजर भी है, ये एडाप्टर भी है,
ये स्ट्रक्चरल और ये कैटालिटिक भी है, क्योंकि कुछ ऐसी रिएक्शन है जहां आरएनए ही किसका काम करता है, एंजाइम का। ठीक है, ये बेटर है काहे के लिए, फॉर ट्रांसमिशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो हेडिंग डालें आरएनए वर्ल्ड, आरएनए की दुनिया। तो आरएनए की दुनिया में 3-4 क्वेश्चन है। पहला सवाल कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले बना, तो कहोगे आरएनए इज द फर्स्ट फॉर्म जेनेटिक मटेरियल। ठीक, पहला सवाल। दूसरा, आरएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जिसके अगल बगल इसेंशियल लाइफ प्रोसेस इवाल्व हुई, चाहे वो प्रोटीन की सिंथेसिस हो, चाहे वो स्प्लाइसिंग हो, चाहे वो कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हो। आरएनए बहुत पहले इवाल्व हुआ है, उसी के अगल बगल जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो बेसिक या एसेंशियल लाइफ प्रोसेस इवाल्व अराउंड आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस इवाल्व अराउंड आरएनए, अभी मैंने बताया। समय के साथ क्या हुआ, आरएनए बहुत रिएक्टिव है, कैटालिटिक है, लेकिन स्टेबिलिटी कम है। इसी नाते आरएनए में चेंज आ गया और आरएनए में चेंज से ही डीएनए बन गया। आरएनए में चेंज से ही डीएनए बना। बताओ क्या चेंज हुआ होगा। तो सुनो, क्या सिर्फ एक चेंज करना है। आरएनए में जहां यूरेसिल लगा है वहां थायमिन नहीं लगना है, उसी यूरेसिल में मिथिल ग्रुप जोड़ देना है बस। यूरेसिल में 5 नंबर कार्बन पर CH3 जोड़ दो, बस बात खत्म, फिर डीएनए हो गया तुरंत। तो डीएनए आरएनए में बहुत अंतर है नहीं, सिर्फ एक केमिकल का है। यूरेसिल एक नाइट्रोजनस बेस है ना, उस नाइट्रोजनस बेस का 5 नंबर कार्बन पर क्या जोड़ दो, मिथिल ग्रुप जोड़ दो, वो तुरंत आरएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए में। सिंगल स्टैंड हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लो, डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो डीएनए से सॉरी आरएनए से ही क्या बन गया, डीएनए बन गया। कुछ चेंज, क्या चेंज हुआ, केवल एक मेन चेंज हुआ, एक चेंज हुआ कि यूरेसिल की जगह क्या आ गया, थायमिन आ गया, सिंगल की जगह डबल स्टैंडर्ड हो गया। एक बहुत बड़ा चेंज आया। एनसीईआरटी में लिखा, जरा देखो इधर। जैसे मान लेते हैं कि ये डीएनए है और यहाँ कोई बेस 80 दिया है, ठीक है। किसी तरीके से म्यूटेशन होकर के ये बेस चेंज हो गया और यहाँ सी लिख गया। अब ए की जगह अगर सी हो जाएगा तो सी और टी की तो पेयरिंग होगी नहीं, और सी और टी की पेयरिंग नहीं होगी तो बेस पेयर खराब जाएगा, डीएनए में म्यूटेशन हो गया। तो कुछ दिन म्यूटेशन तो चलेगा, लेकिन डीएनए के पास एक योग्यता है, ये रिपेयर कर लेगा। क्या, जल्दी ही इस सी को हटा करके फिर से क्या लगा लेगा, ए लगा लेगा और रिपेयर हो जाएगा। तो ये जो रिपेयर करने की प्रॉपर्टी है वो डीएनए को और स्टेबल बनाती है। एनसीईआरटी में आरएनए वर्ल्ड में सबसे आखिरी में लिखा है, आखिरी में शब्द ही रिपेयर है। तो डीएनए के पास एक नई योग्यता आ गई, क्या, रिपेयर करने की। एनसीईआरटी में लिखा है, तो बाद में आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चेंज आया। तो डीएनए की जो स्टेबिलिटी, उसमें ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कौन सा, एबिलिटी टू रिपेयर। ये किसके पास नहीं है, ये आरएनए के पास नहीं है। ओवरऑल समझ में बात आ गई, क्या क्या बताया। कौन पहला जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो स्प्लाइसिंग हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, ये सब किसके अराउंड इवाल्व हुई, तो आंसर दोगे आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ इवाल्व हुई, आंसर दोगे आरएनए। बस आरएनए के साथ क्या समस्या है कि ये कैटालिटिक है, थोड़ा सा स्टेबल कम है, तो चेंज जल्दी हो जाता था। इसी नाते इसी आरएनए में कुछ चेंज होकर के क्या बन गया, डीएनए। क्या चेंज हुआ, एक तो यूरेसिल की जगह थायमीन आ गया, और क्या चेंज हो गया, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगल की जगह डबल स्टैंडर्ड हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके पास रिपेयर की एबिलिटी जो आ गई, वो बहुत बड़ी बात आ गई। लिख लीजिए आरएनए वर्ल्ड में, इतना लिख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो आरएनए वर्ल्ड,
आरएनए की दुनिया, दुनिया सिर्फ डीएनए की ही है, केवल कंफ्यूज कर रहे हैं आरएनए को। लिख लीजिए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इवाल्व। दूसरा सवाल, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। इवॉल्व अराउंड क्या, आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म। इवॉल्व अराउंड क्या, फिर वही आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड है, थोड़ा सा अनस्टेबल है, और क्या है, रिएक्टिव है। ये इसके सम्मान में सारी बातें बताई गई। आरएनए भी खुश। फिर वही कहा डीएनए। तो डीएनए इवॉल्व कहां से, फ्रॉम आरएनए। कैसे, बाई फ्यू केमिकल चेंज। स्पेशली क्या चेंज आया, तो चेंज आपको पता ही है। थायमीन इन प्लेस ऑफ, और क्या हो गया इसके अलावा, डबल स्ट्रैंडेड, जिससे और ज्यादा क्या आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट है इवॉल्व मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर। रिपेयर करने की क्षमता आ गई तो और स्टेबिलिटी आ गई। चलो हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे ना। अगर हम एग्जामिन करें एक एक कैरेक्टर को, तो यहां से टिक करो, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी, दोनों न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के पास एबिलिटी है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं किसको, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। लेकिन बाकी मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, ये फेल हो गए किसमें, पहला क्राइटेरिया पहले में फेल हो गए। यहां से लेकर के यहां तक ये सब स्टेबिलिटी की कॉन्सेप्ट लिखा है, और ये नीचे यहां तक स्टेबिलिटी है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को इतना स्टेबल होना चाहिए कि ना आए बदलाव, किससे, स्टेजेज ऑफ लाइफ साइकिल या एज या फिजियोलॉजी से। स्टेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पता चल गई थी किसमें, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। क्योंकि जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल वास्तव में वो डीएनए ही था। हीट जिसने मार दिया था किसको, बैक्टीरिया को, वो नहीं डिस्ट्रॉय कर पाया किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आज इस बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो जहां एक्सप्लेनेशन होगा वहां एसर्शन रीजन होगा। हीट ने जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं की, ये एसर्शन है। रीजन ये दिया आगे, क्या आगे रीजन दिया कि दोनों स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं, कब, हीटिंग, लेकिन इकट्ठा हो जाते हैं जब फिर से क्या मिल जाता है, एप्रोप्रिएट कंडीशन। सेकेंड नंबर का OH जो है वो प्रेजेंट है कहाँ, आरएनए में एज ए रिएक्टिव ग्रुप।
यही आरएनए को क्या बना देता है, जल्दी डिग्रेडेबल, और आरएनए कैटालिटिक हो जाता है, इसी नाते रिएक्टिव भी है। जबकि डीएनए क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, तो स्ट्रक्चरली क्या है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द आरएनए। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए क्या है, बेटर जेनेटिक मटेरियल स्टेबिलिटी के हिसाब से। इन फैक्ट ये भी है कि थाइमीन पाया जाता है किसकी जगह, यूरेसिल की जगह। ये भी क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है किसको, डीएनए को। जरा डिटेल डिस्कशन आगे देखेंगे कि यहाँ पर क्या रिपेयर प्रोसेस कौन सी आ गई है, रिपेयर की भी प्रोसेस आ गई है। डीएनए और आरएनए म्यूटेट करेंगे, लेकिन आरएनए चूंकि अनस्टेबल है तो म्यूटेशन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। कंसिक्वेंटली ऐसे वायरस जिसमें क्या होगा, आरएनए जीनोम होगा, उनकी शार्ट लाइफ स्पान होगी और म्यूटेशन और इवोल्यूशन बहुत तेज होगा। ये लाइन एग्जाम में आ चुकी है। जब आरएनए की बात की जाएगी एक्सप्रेशन, तो ये डायरेक्ट कोड करेगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसी नाते आसानी से एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जब डीएनए की बात है तो फिर ये मजबूर हो गया, डिपेंड है किस पर, आरएनए पर, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी या मैकेनिज्म इवॉल्व अराउंड आरएनए। ऊपर के डिस्कशन से इंडिकेट हो रहा है पूरी कहानी पढ़ने के बाद कि कोई नहीं, डीएनए और आरएनए दोनों काम करेंगे जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन डीएनए मोर स्टेबल है। काहे के लिए, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जबकि अगर ट्रांसमिशन करना हो तो आरएनए क्या है, बेटर है। ठीक है, सब सवाल है, जान लीजिए। इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, यहां शुरू करना है। आरएनए क्या है, पहला जेनेटिक मटेरियल है। कह रहा यहाँ इनफ प्रमाण है क्या, ये टिक कर लो बेटा यहां से। इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, और चाहे वो स्प्लाइसिंग हो, ये इवॉल्व हुई है अराउंड द आरएनए। आरएनए इस्तेमाल होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन एज ए कैटालिस्ट, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन है जहां आरएनए कैटालिस्ट है और कौन नहीं है, प्रोटीन एंजाइम। आरएनए चूंकि कैटालिस्ट है तो रिएक्टिव भी है, तो मजबूरी में क्या है, अनस्टेबल। इसी नाते डीएनए इवॉल्व हुआ कहां से, आरएनए से, विद फ्यू केमिकल मॉडिफिकेशन, और जिसने उसको क्या बना दिया, स्टेबिलिटी भी तो दे दिया। आरएनए क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की पेयरिंग हो गई, और साथ में इवॉल्व हो गया क्या, प्रोसेस ऑफ रिपेयर। क्लियर, हेडिंग डालो। रेप्लिकेशन, हेडिंग डालें, रेप्लिकेशन क्या है। तो एक लाइन का केवल कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें डीएनए से डीएनए बने, उसी का नाम रेप्लिकेशन। या थोड़ा और सुधार देते हैं, एक डीएनए से दो डीएनए बने, वो भी रेप्लिकेशन। तो चाहे रेप्लिकेशन को चूंकि दो बन गए हैं तो डबल हुआ है, इसको डुप्लीकेशन भी कहते हैं। तो चाहे रेप्लिकेशन कहो, चाहे डुप्लीकेशन कहो, चाहे इसको पॉलीमराइजेशन कहो। ठीक, तीसरा सवाल, एक से दो बने मतलब पेरेंटल डीएनए से डाटर डीएनए बने। तो एक ही सिंपल सी बात है, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें डीएनए से डीएनए बनाया जाए, या एक डीएनए से दो डीएनए बनाया जाए, या पेरेंटल डीएनए से डाटर डीएनए बनाया जाए, उसी प्रोसेस का नाम क्या, चाहे रेप्लिकेशन कहो, चाहे डुप्लीकेशन कहो, चाहे पॉलीमराइजेशन कहो। कितना लिखो पहले, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है, तो कहोगे ये प्रोसेस है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम, कहां से, डीएनए।
इसी नाते रेप्लिकेशन का पूरा नाम डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, मतलब ये है कि एक डीएनए से क्या बना लो, 2 डीएनए बना लो। जो एक डीएनए होंगे इनको क्या कहोगे, पेरेंटल डीएनए से जो 2 बनाओगे इनको क्या कहोगे, डॉटर डीएनए। अब सवाल है कैसे ये होता है, पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनते कैसे हैं, तो वो इधर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई डीएनए है, छोटा सा टुकड़ा, और इसमें 5 बेस पेयर, ठीक है। इसको हम लोग पेरेंटल डीएनए कहते हैं। तो अगर इस पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनने हैं तो सबसे पहले तो ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। एक ये अलग हो जाएगा और एक ये अलग हो जाएगा। ये इसमें 5 अनपेयर बेस और इसमें भी 5 अनपेयर बेस। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो इनका नाम टेम्पलेट हो जाता है। भी लिखो नहीं, क्वेश्चन ये है कि किसको हम टेम्पलेट कहते हैं। तो ऐसा कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिसके पास जितने भी बेस हैं उन्हीं बेस के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जाए। तो ऐसा कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड जो उसके जो भी सीक्वेंस होंगे बेस के, जैसे ऐसे को वैसे समझो, मान लेते ये है टेम्पलेट डीएनए जिसमें यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा टी, यहाँ लिखा टी, यहाँ लिखा ए। तो ये टेम्पलेट कह रहा है कि हमको देख के आप कॉम्प्लीमेंट्री बना लीजिए। हमारे में ए है तो अपने में टी रख लीजिएगा, हमारे में टी है तो अपने में ए रख लीजिएगा, हमारे में टी है फिर ए रख लीजिएगा, ए है तो टी रख लीजिएगा। तो ऐसा कोई भी स्ट्रैंड जो नए बनने वाले स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस को तय करे उसका नाम क्या होगा, टेम्पलेट डीएनए। तो ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए that determine base sequence of new synthesized DNA स्ट्रैंड, ठीक है। ये हटा देते हैं। अब होगा क्या, ये जो टेम्पलेट डीएनए है और ये जो टेम्पलेट डीएनए दोनों, याद रखिएगा, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं। ये टेम्पलेट है और ये भी टेम्पलेट है। ये याद रखिएगा। अभी आरएनए, जब डीएनए से हम लोग आरएनए बनवाएंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम नहीं करते हैं, लेकिन जब डीएनए से डीएनए बनवाते हैं तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं। तो देखो होगा क्या, इस वाले से न्यू स्ट्रैंड बनेगा और इस वाले से भी क्या करेगा, न्यू स्ट्रैंड बनेगा। तो बना लेते हैं भाई। यहां देखिए, ये तो हमने टेम्पलेट लिख दिया, ये टेम्पलेट हो गया, ये टेम्पलेट हो गया। इसके अनपेयर 5 बेस और इसके अनपेयर 5 बेस, और ये हमने बना दिया इसके बगल में नया, और अनपेयर को क्या कर दिया। अब देखिएगा, ये वाला जो स्ट्रैंड है ये कौन सा है, पेरेंटल स्ट्रैंड है। और ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है, न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड। ये क्या है, पूरा
तो कहोगे ये पूरा है डाटर डीएनए। ध्यान से सुनेंगे, किसी डाटर डीएनए की खास बात ये होती है कि एक स्ट्रैंड क्या होता है, नया, और एक स्ट्रैंड क्या होता है, पुराना, ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड। अगर ऐसा हो जाए कि जो नया डीएनए बने उसमें एक पुराना हो एक नया हो, इस पूरी कहानी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ जो डाटा डीएनए बना है उसमें एक क्या है पुराना, एक क्या है नया, इसमें भी क्या है, एक है पुराना एक है नया। ऐसी स्थिति को कहते क्या हो, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन लिख लीजिए। तो लिख लीजिए इन डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, both strand of parental DNA separate and act as template DNA। लेकिन अभी आरएनए बना रहे होते तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम ना करते। एक बात, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब क्या होता है, तो मतलब ये होता है कि जो डाटर डीएनए है, जो नया डीएनए बना है, हैव वन न्यू synthesized strand and one old पेरेंटल स्ट्रैंड। एक नया है एक पुराना है, इस नाते इसका नाम क्या पड़ गया, सेमी कंजर्वेटिव। अब यहां से रटने वाले सवाल है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये दुनिया को बताया किसने, तो आंसर देंगे वाटसन और क्रिक ने बताया। कब, वही 1953 में। वाटसन और क्रिक ने कहा कि अभी तो ताज़ा ताज़ा डबल हेलिक्स मॉडल बताए हैं, उसी के साथ डीएनए की फंक्शनिंग बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, दोनों टेम्पलेट का काम करते हैं, और उसके बाद जब पेरेंटल डीएनए से डाटर डीएनए बनता है तो एक पुराना होता है एक नया होता है। ये किसने कहा, वाटसन एंड क्रिक ने। तो प्रपोजल किसका है, वाटसन एंड क्रिक का। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल देगा आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, तो प्रूफ अगर कह देगा तो आंसर बदल जाएगा। प्रूफ किसने दिया, मिशेल्सन एंड स्टाल ने दिया। और किस में दिया था, प्रोकैरियोट ई कोलाई में दिया था, बैक्टीरिया में दिया था। तो अगर प्रोकैरियोट ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रूफ की बात आएगी तो मिशेल्सन स्टाल है। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन पूछ ले यूकैरियोट में या क्रोमोसोम में डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है तो मिशेल्सन स्टाल गलत हो जाएगा, तो आंसर टायलर हो जाएगा। टायलर ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, विसिया फाबा पर। तो ये सब रटने वाले हैं, इनको लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंट आगे देखते हैं। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए replication proposed by
तो आंसर क्या देंगे? वाटसन एंड क्रिक। और कब? वही 1953। फिर क्वेश्चन बदल जाएगा। एक्सपेरिमेंटल प्रूव ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन बदला, आंसर बदला। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में दो साइंटिस्ट दोगे, एक मिसेल्सन एंड स्टाल, ईयर कौन सा था? 1958। और दूसरा आंसर मिलेगा टाइलर, कब? ये भी 1958। हाँ, अगर कुछ ना के तो चूज करवाना पड़ेगा, तो आंसर आप ये चूज करिएगा। हाँ, क्वेश्चन में कहीं लिख दिया यूकैरियोट और आपने ये आंसर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये किसमें प्रूफ किए थे? इन प्रोकैरियोट। और ये किसमें प्रूफ किए थे? इन यूकैरियोट। अगर क्वेश्चन में यूकैरियोट ना लिखे, प्रोकैरियोट भी ना लिखे तो मिसेल्सन स्टाल लगाइएगा, ठीक है। हाँ, बस टाइलर तब लगाना है जब क्वेश्चन में यूकैरियोट लिख जाए। 2-3 लाइनें इनके बारे में, 2-3 लाइनें इनके बारे में रटने वाली है। मिसेल्सन एंड स्टाल, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल पूरा नाम। मिसेल्सन एंड स्टाल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो कहोगे बैक्टीरिया ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया था। और क्या यूज किया था? तो ये यूज क्या किए थे? तो इन्होंने यूज कर दिया था हैवी एंड लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 15 और 14। और टेक्निक कौन सी यूज की थी? नहीं, रेडियो नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक यूज की थी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इन्होंने हैवी डीएनए को लाइट डीएनए से अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज किया था। किस मीडियम में? सीजियम क्लोराइड। सब क्वेश्चन है। लेकिन जब हम टाइलर की बात करते हैं तो टाइलर ने इस बात को प्रूव किया था कि क्रोमोसोम में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्या यूज किया था? तो इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था। तो टेक्निक बदल जाएगी, यहाँ रेडियो ट्रेसर टेक्निक होगी। और एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? विसिया फाबा पर। ये इतना लिखना है बस। तो लिख लो। मिसेल्सन एंड स्टाल क्या? प्रूव सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? एक्सपेरिमेंट, हाँ, एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? ओवर बैक्टीरिया। कौन सा था? ई कोलाई। और यूज क्या किए थे? यूज हैवी एंड लाइट आइसोटोप ऑफ क्या? नाइट्रोजन। हैवी आइसोटोप क्या था? 15
13 N था और लाइट आइसोटोप क्या था, 14 N था। क्या ये रेडियो एक्टिव थे? नॉट रेडियो एक्टिव। ठीक है, इन्होंने यूज किया था सेंट्री सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक। टू सेपरेट हैवी एंड लाइट डीएनए इन किस मीडियम में, सीजियम क्लोराइड। मीडियम। कितने क्वेश्चन हैं? आखिरी सवाल। टाइलर टाइलर ने प्रूफ किया था, प्रूव एक है दो है पक्का? प्रूव क्या? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन क्रोमोसोम या यूकैरियोट। एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? एक्सपेरिमेंट ओवर विसिया फाबा फाबाबीन पर। और यूज क्या किए थे? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। और क्या यूज किए थे? ये रेडियो ट्रेसर टेक्निक। बस इतना ही।